हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 का जो एनसीईआरटी का हिस्ट्री बुक है उसका थर्ड चैप्टर। इसके पहले मैंने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है, उसको आप प्ले लिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं थर्ड चैप्टर जिसका नाम है दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी। इसमें जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो है दिल्ली के शासक। इसमें आते हैं राजपूत वंश, तोमर जो कि आरंभिक 12वीं शताब्दी 1165 तक इनका शासन रहा। इसमें आते हैं अनंगपाल जो कि 1130 से 1145 तक शासन किए। नेक्स्ट आते हैं चौहान वंश जो कि जिनका जो शासन था 1165 से 1192 तक चला, जिसमें पृथ्वीराज चौहान आते हैं जो 1175 से 1192 तक शासन किए। नेक्स्ट आते हैं प्रारंभिक तुर्की शासक जो कि 1206 से लेकर 1290 तक इनका शासन रहा। इसमें आते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि 1206 से 1210 तक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश जो कि 1210 से लेकर 1230 तक 36 तक, रजिया 1236 से लेकर 1240 तक, गयासुद्दीन बलबन 1266 से लेकर 1287 तक इनका शासन व्यवस्था रहा। ये शासक रहे। नेक्स्ट आते हैं खलजी वंश जो कि 1290 से लेकर 1320 तक इनका शासन रहा, जिसमें आते हैं जलालुद्दीन खलजी जो कि 1290 से 1296 तक इनका शासन रहा। उसके बाद आते हैं अलाउद्दीन खलजी जो कि 1296 से 1213 तक यहाँ पे शासक रहे। नेक्स्ट आते हैं तुगलक वंश जिनका जो शासन रहा वो था 1320 से लेकर 1414 तक, और इसमें आते हैं गयासुद्दीन तुगलक जो कि 1320 से लेकर 1324 तक, मोहम्मद तुगलक जो कि 1324 से लेकर 1351 तक, और फिरोज शाह तुगलक जो कि 1351 से लेकर 1388 तक इनका शासन रहा। नेक्स्ट आते हैं सैयद वंश जो कि 1414 से लेकर 1451 तक इनका शासन रहा, जिसमें आते हैं खिज्र खां जिनका शासन व्यवस्था 1414 से लेकर 1421 तक रहा। नेक्स्ट आते हैं लोधी वंश जिनका शासन व्यवस्था 1451 से लेकर 1526 तक रहा। इसमें आते हैं बहलोल लोधी जो कि 1451 से लेकर 1489 तक शासक रहे यहाँ के। नेक्स्ट आते हैं तुर्कों पर आक्रमण। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है तुर्कों का आक्रमण। तो अलाउद्दीन गजनी वंश का संस्थापक जो कि तुर्क राज्य के संस्थापक थे। तो अलाउद्दीन जो गजनी वंश का जो संस्थापक थे सुबुक्तगीन भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क शासक था। महमूद गजनवी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम तुर्क शासक था। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बड़े क्षेत्र पर फैला था। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी। तो दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी जो है वो अभिलेख, सिक्कों और स्थापत्य जो भवन निर्माण कला होती है उसके माध्यम से पता चलती है, उससे काफी ज्यादा सूचना मिलती है। मगर और भी महत्वपूर्ण वे इतिहास तारीख या तवा तारीख है जो सुल्तानों के शासन काल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। तो तवा तारीख क्या होता है? ऐसा लेख या फिर लोगों से जो सुनी सुनाई कथाएं होती है उसको बोलते हैं, और या फिर वो लिखित रूप में उपलब्ध होती है। तो जो तवा तारीख के जो लेखक थे वो सचिव, प्रशासनिक, कवि या दरबारी थे, और उनके जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। ये न्याय संगत शासन का महत्व पर बल देते थे। सैनिकों को वेतन दिया जाता था, साथ ही किसान भी राजस्व तभी चुकाते थे जब वे खुशहाल और प्रसन्न हो। सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। इस युग के इतिहासकार मिन्हाज सिराज ने स्वीकार किया कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे। सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। तो जो 1236 में जो इल्तुतमिश की बेटी रजिया थी वो सिंहासन पर बैठी, और उस युग के जो इतिहासकार थे मिन्हाज सिराज उनके अकॉर्डिंग उनका जो कहना था कि वो सब भाई बहनों से अच्छी थी, योग्य थी, सक्षम थी, लेकिन फिर भी जो मिन्हाज सिराज था उसके अकॉर्डिंग वो एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था, और जो दरबारी जन भी थे वो भी स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे। ठीक है, तो एक तरह से जो इल्तुतमिश की बेटी रजिया थी उनसे खुश नहीं थे, और वो नहीं चाहते थे कि ये शासन करे।
इसलिए सन 1240 में उन्हें सिंहासन से हटा दिया गया और 4 साल बाद ही उनको हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि दरबारी जन भी खुश नहीं थे और बहुत किसी को का मानना यही था कि रानी है तो वो शासक नहीं होगी और शासन नहीं करेंगी। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है रजिया के विषय में मिनहाज के विचार। तो जो मिनहाज सिराज इतिहासकार था उसका सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए। ये उनके अकॉर्डिंग था, ऐसा रियलिटी नहीं है। उनके अकॉर्डिंग था, मतलब वो सोचते थे जो मिनहाज सिराज था वो सोचता था कि ईश्वर जो है उन्होंने आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है और उसके अकॉर्डिंग जो स्त्री है वो पुरुषों के अधीन होनी चाहिए और रानी का शासन व्यवस्था इसके विरुद्ध होता था। क्योंकि अब वो रानी है, वो शासन करेंगी तो वो तो पुरुषों के अधीन रहेंगी नहीं, तो ये उनके विरुद्ध होता था। जो शासन व्यवस्था समाज व्यवस्था बनाया है ईश्वर उसके विरुद्ध, ये कहना था मिनहाज सिराज का। रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज्य था और उस वंश की रानी रुद्रमा देवी 1262 से 1289 तक उनका शासन व्यवस्था रहा था। वहाँ पे के व्यवहार से राजिया का जो व्यवहार था वो बिल्कुल विपरीत था। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसे लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। एक और महिला शासक थी कश्मीर की रानी दिद्दा, इनका नाम दीदी से निकला है। तो जो रानी रुद्रमा देवी थी जो कि काकतीय वंश की शासक थी, वो उनका जो व्यवहार था वो रजिया के व्यवहार से काफी विपरीत था। क्योंकि जो रजिया थी वो उन्होंने अपने अभिलेख या सिक्कों पर लिखवाया था कि वो इल्तुतमिश की बेटी है, लेकिन रुद्रमा जो थी रुद्रमा देवी उन्होंने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाया था जिससे लोगों को लगे कि वो पुरुष है। साथ ही एक और महिला शासक थी कश्मीर की रानी दिद्दा, जो कि 980 से 1003 तक शासन कर रही थी कश्मीर की और उनका नाम जो था दीदी से मतलब बड़ी बहन से निकला है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है दिल्ली सल्तनत का विस्तार। तो 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरिसनों के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों से परे शायद ही कभी फैला हो, लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण ना के बराबर था। इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री राशन आदि आदि के लिए व्यापार कर और लूटमार पर ही निर्भर रहना पड़ता था। तो 13वीं शताब्दी की अगर हम बात करें उस टाइम के जो दिल्ली के सुल्तान थे उनका शासन गैरिसनों, ठीक है, जो सैनिक का रहने का जगह होता है उसी के आसपास पे उनका नियंत्रण था। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें उससे दूर जो भीतरी प्रदेश थे उन पे उनका नियंत्रण ना के बराबर था और इसलिए उनको आवश्यक सामग्री के लिए या फिर राशन पानी के लिए उनको व्यापार पे, कर पे या फिर लूट मार पर निर्भर रहना पड़ता था। दूसरा विस्तार सल्तनत की बाहरी सीमा पर हुआ। 12वीं सदी के आखिरी दशक में बनी कुब्बत और इस्लाम मस्जिद और उसकी मीनारें, यह जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहर में स्थित है। इतिहास में इस शहर को दहली ये कोहना कहा गया। तो जो 12वीं सदी की अगर आखिरी दशक की बात करें तो उसमें जो कुब्बत अल इस्लाम जो मस्जिद बना था और उसकी जो मीनारें थी वह जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाया गया सबसे पहले शहर में स्थित था और इस शहर को दहली ये कोहना मीन्स पुराना शहर कहा गया। इस मस्जिद का विस्तार इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने किया था और मीनार 3 सुल्तानों कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाई गई थी। ठीक है, मस्जिद का विस्तार इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा हुआ था और जो मीनार थी वो 3 सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है मस्जिद। मस्जिद जो है वो एक अरबी का शब्द है जिसका अर्थ होता है ऐसा स्थान जहाँ मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा करते हैं, घुटना या फिर माथा टेक कर। जामा मस्जिद है, यह मस्जिद या जामा ये वह मस्जिद होती है जहाँ अधिक मुसलमान एक साथ होकर नमाज पढ़ते हैं। तो मस्जिद क्या होता है, एक अरबी का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा स्थान जहाँ पे जो मुसलमान होते हैं वो अल्लाह की आराधना कर सके, सजदा करते हैं। और जामा मस्जिद जिसको हम मस्जिद जामा कहते हैं वह मस्जिद होती है जहाँ पे एक से अधिक मुसलमान एक साथ होकर नमाज पढ़ते हैं साथ साथ। और नमाज की रस्म के लिए एक विद्वान पुरुष को इमाम के रूप में चुना जाता है। इमाम शुक्रवार की नमाज के दौरान धर्मोपदेश जिसको हम खुतबा बोलते हैं भी देता है। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े हो जाते हैं और मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है।
नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है खलजी या फिर खिलजी और तुगलक वंश। दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रशासकों की जरूरत थी। जो दिल्ली सल्तनत था वो बहुत ही विशाल साम्राज्य था और उसके लिए विश्वसनीय सूबेदार जो गवर्नर होता है और प्रशासकों की जरूरत होती थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। तो जो दिल्ली के आरंभिक जो सुल्तान थे इल्तुतमिश, वो सामंतों और जमींदारों के स्थान पर जो अपने विशेष गुलाम होते थे उनको सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में बदंगा कहा जाता था और इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर भी काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। वे चूंकि पूरी तरह से अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान भी उन पर विश्वास करते थे और निर्भर हो सकते थे, क्योंकि ये इनको खरीदा जाता था और इसके वजह से वो क्या होते थे, मालिक पे पूरा निर्भर होते थे। ठीक है, जिसकी वजह से जो सुल्तान थे वो भी उन पर विश्वास कर सकते थे, क्योंकि अगर वो कोई इंसान आप पे निर्भर है तो वो अपना ईमानदारी से काम करेगा, क्योंकि अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो उसके लिए बहुत दिक्कत होगा। इसलिए वो लोग ईमानदारी से काम करते थे और इसलिए सुल्तान जो थे उन पे भरोसा करते थे। सेनानायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तेदार या फिर मुफ्ती कहे जाते थे। मुक्ति का फर्ज था मुक्ति का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। तो जो मुक्ति होते थे उनका फर्ज ये था सैनिक अभियान का नेतृत्व करना और साथ ही अपने इक्तों में कानून तथा व्यवस्था बनाए रखना। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे। वो जो मुक्ति हुआ करते थे वो अपनी सैनिक सेवाओं के बदले जो वेतन के रूप में अगर हम बात करें तो वो मुक्ति क्या करते थे, अपने इलाकों से राजस्व की वसूली क्या करते थे, मतलब पैसे वेतन के रूप में वो लोग क्या करते थे, राजस्व ही वसूला करते थे। राजस्व के रूप में जो मिली रकम होती थी उसी से अपने सैनिकों को तनख्वाह भी देते थे। उस समय 3 तरह के कर थे जो कृषि पर लिए जाते थे, उन्हें खराज कहा जाता था, जो किसान की उपज का लगभग 50% होता था, दूसरा घर पे और दूसरा मवेशी पे, तीसरा घर पे। तो ये 3 तरह के कर थे। कृषि पे होता था कर और दूसरा घर पे होता था, तीसरा मवेशी पे होता था। कृषि पे जो कर लिया जाता था उसको खराज कहा जाता था, जो कि किसानों की उपज का लगभग 50% मतलब आधा वो दिया जाता था। किसके रूप में, तो राजस्व के रूप में, कर के रूप में। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान के ट्रांसअक्सियाना, जो कि आधुनिक उज्बेकिस्तान है, उस पर हमला किया और उसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी और मुहम्मद तुगलक के शासनकाल के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के हमले बढ़ गए। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। इतनी विशाल सेना को संगठित प्रशासन के लिए भारी चुनौती थी। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारी जन। तो सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज खुमार नामक कलाल, जो कि शराब बनाने और बेचने वाला होता है, फिरोज हजाम नामक नाई, मनका तबाख नामक बावर्ची और लड्ढा तथा पीरा नामक माली को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया था। ठीक है, 14वीं शताब्दी के मध्य के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने इस नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की क्षमता के उदाहरणों के रूप में किया है। तो जो मोहम्मद तुगलक थे उन्होंने उनके जो अजीज खुमार नामक कलाल थे जो शराब बनाने या फिर बेचने वाला काम करते थे, जो फिरोज नाम हजाम नामक जो नाई थे, मनका तबाग नामक जो बावर्ची थे या फिर लाडा या पीरा नामक जो माली थे, उनको ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया था, जिससे जो इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी जो थे उनको इसको नकारात्मक दिखाया। उन्होंने बोला कि ये जो उल्लेख ये जो नियुक्ति किए हैं वो सुल्तान के राजनीतिक विवेक का नाश और शासन करने की क्षमता के उदाहरण के रूप में उन्होंने ये दिखाया कि मतलब कि इनको शासन नहीं करने आता है, साथ ही इनका राजनीतिक विवेक नहीं है बिल्कुल भी। तो इस तरीके से उनको नकारात्मक दिखाया, जो ये काम किए थे ऊंचे प्रशासनिक पद पे इस टाइप के लोग को रखे थे। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है खराज के अलावा कुछ अन्य कर। तो उस टाइम पे बहुत सारे कर लिए जाते थे, जैसे खुम्स, युद्ध में लूटे हुए माल पर लगने वाला कर को खुम्स कहा जाता था।
इस धन का 1/5 सुल्तान का एवं 4/5 सैनिकों का होता था। तो जो युद्ध में लूटे हुए माल होते थे उस पे भी कर लगता था और उसको हम क्या कहते थे, खुम्स कहा जाता था। और इस धन का जो 1/5 था वो सुल्तान को दिया जाता था और 4/5 था वो सैनिकों का होता था। नेक्स्ट जो है वो है जकात। तो यह एक धार्मिक कर था जो मुस्लिमों की आय का 2.5% या 1/40 भाग था। लोकप्रिय मतों के अनुसार इसका पैगंबर के द्वारा किया गया था और इसे मुस्लिमों के लिए अनिवार्य कर दिया गया था। सल्तनत एवं मुगल काल में व्यापारियों से आयात निर्यात पर 2.5 जकात वसूला जाता था। नेक्स्ट है जजिया। यह गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था जो उन्हें जिम्मी या संरक्षित नागरिक का दर्जा प्रदान करता था। सल्तनत काल में इसकी वसूली खराज के साथ की जाती थी, किंतु फिरोज शाह तुगलक ने जजिया को एक अलग कर के रूप में संगठित किया। तो ये 3 टाइप का कर था जो कि खराज के अलावा लिया जाता था। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है 15वीं और 16वीं शताब्दी में सल्तनत। तो तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली और आगरा पर सैयद तथा लोधी वंश का राज्य रहा। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान और पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे। उनकी राजधानियां समृद्ध थी और राज्य फल फूल रहे थे। उस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे मोटे तो थे पर शक्तिशाली थे और उनका शासन बहुत ही कुशल और सुव्यवस्थित तरीकों से चल रहा था। शेरशाह सूर्य जो कि 1540 से 1545 में बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया था और आगे चलकर उसने मुगल सम्राट हुमायूं 1530 से 40 और 1555 से 1556 तक जो शासन किए थे को चुनौती दी और उन्हें परास्त किया। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। सूर्यवंश ने केवल 15 वर्ष 1540 से 1555 तक शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन में अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। महान सम्राट अकबर 1556 से 1605 ने जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया था। ठीक, तो ये बेसिकली यहाँ पे आता है जो भी दिल्ली सल्तनत कब तक था। दिल्ली अगर हम बात करें तो दिल्ली में जो शासन था 12वीं से 15वीं तक था और इसमें बहुत सारे शासक रहे। उसके बाद 15वीं के लास्ट तक या 16वीं से फिर मुगल वंश स्थापित हुआ और बहुत सारे मुगल वंश आए, बहुत सारे मुगल सम्राट आए, जैसे हुमायूं आए जो कि 1530 से 40 तक और फिर 1555 से 56 तक उन्होंने शासन किया और इस तरीके से नए नए मुगल वंश के शासक आए। तो ये लास्ट टॉपिक था जो कि 3rd चैप्टर से था। नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है दिल्ली में सबसे पहले किसने राजधानी स्थापित की। तो दिल्ली में सबसे पहले तोमर राजपूतों ने अपनी राजधानी स्थापित की थी। हमने सबसे पहले देखा भी कि दिल्ली के अगर हम शासक की बात कर रहे थे तो उस टाइम पे सबसे पहले तोमर राजपूत वंश थे, उन्होंने शासन स्थापित की थी दिल्ली में और अपनी राजधानी स्थापित की थी। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन आता है दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा क्या थी। तो दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी थी। किसके शासन के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ था। सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार तो मोहम्मद तुगलक के शासन के दौरान हुआ। इब्न बतूता किस देश से भारत में आए थे। तो इब्न बतूता मोरक्को अफ्रीका से देश से भारत में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्याय चक्र के अनुसार सेनापतियों के लिए किसानों के हितों का ध्यान रखना क्यों जरूरी था। तो न्याय चक्र के अनुसार राजा या सुल्तान के लिए सेनापतियों द्वारा किसानों के हितों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक था। इसका कारण था सैनिक वेतन लेते थे। वेतन का स्रोत राजस्व। सैनिकों को वेतन किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से मिलता था, कर से मिलता था, जो कि 50% होता था। ठीक है, जो राजस्व वसूला जाता था वो किसानों के उपज का 50% होता था। नेक्स्ट है किसानों की खुशहाली। किसान तभी राजस्व चुका सकते थे जब वे खुशहाल और समृद्ध। न्याय और समृद्धि। न्याय तभी संभव हो सकता है जब राजा न्यायपूर्ण शासन करे। सुल्तान या राजा के लिए सैनिकों का होना और उनकी सहायता से किसानों को न्याय देना और उन्हें समृद्ध रखना आवश्यक था ताकि वे आसानी से कर चुका सके और सैनिकों को वेतन मिलता रहे। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि
एक तो सैनिक का वेतन मिलता था। सैनिक का वेतन जो था वो राजस्व ही था। साथ ही अगर किसान खुशहाल नहीं रह पाएंगे तो अच्छे से कर भी नहीं चुका पाएंगे। तो इसलिए किसानों के हितों का ध्यान रखना काफी जरूरी था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, सल्तनत की भीतरी और बाहरी सीमा से आप क्या समझते हैं? तो दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में भीतरी और बाहरी सीमा का तात्पर्य निम्नलिखित है। भीतरी सीमा, इसका अर्थ है राजनीतिक राजधानी दिल्ली के आसपास का क्षेत्र, यानी गंगा यमुना दोआब क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद इस सीमा पर सल्तनत का नियंत्रण अधिक मजबूत और सीधा था। यहाँ मुख्य लक्ष्य राजधानी को रसद भोजन आपूर्ति प्रदान करना, वन क्षेत्रों को साफ करके कृषि भूमि का विस्तार करना और गंगा यमुना नदियों के किनारे किले और नगर बनाना था। नेक्स्ट है बाहरी सीमा। तो इसका अर्थ होता है दिल्ली से दूर स्थित प्रांत, खासकर दक्कन, दक्षिण भारत और गुजरात जैसे क्षेत्र। इस क्षेत्र पर नियंत्रण करना अधिक कठिन था और सैन्य अभियानों के माध्यम से ही वह संभव हो सकता था। यहाँ मुख्य लक्ष्य सैन्य अभियान चलाकर इन क्षेत्रों को जीतना, राजस्व और खजाना लूटना और दूर के क्षेत्रों को सल्तनत के अधीन लाना था। नेक्स्ट का जो क्वेश्चन है वो है, मुक्ति अपने कर्तव्यों को पालन करे, यह सुनिश्चित करने के लिए कौन कौन से कदम उठाएगा और आपके विचार में सुल्तान के आदेशों का उल्लंघन करना चाहने के पीछे क्या कारण हो सकता है? तो उठाए गए कदम क्या थे? तो उनकी नियुक्तियां छोटी अवधि के लिए की गई, उनके द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की जांच के लिए लेखाधिकारी नियुक्त किए गए, उन्हें सुल्तान द्वारा निर्धारित सैनिकों की संख्या रखनी होती थी। उल्लंघन के कारण तो स्वार्थ, अधिक राजस्व इकट्ठा करके अमीर बनने की लालसा, स्वतंत्रता की चाहत, तो सुल्तान से आजाद होकर अपनी सत्ता स्थापित करना, प्रशासनिक व तय किए गए कर्तव्यों का दबाव, तो ये सारे उल्लंघन के कारण थे, साथ ही उठाए गए कदम थे ये। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है या फिर क्वेश्चन आता है वो है, दिल्ली सल्तनत के इतिहास में रजिया सुल्तान अपने ढंग की एक ही थी। क्या आपको लगता है कि आज महिलाएं नेताओं को ज्यादा आसानी से स्वीकार किया जाता है? तो ये तो रियलिटी है। रजिया सुल्तान हाँ अपने ढंग की अद्वितीय थी, क्योंकि उन्हें उनके समय के सामंतों रूढ़िवादी उलेमाओं द्वारा एक महिला होने के कारण स्वीकार नहीं किया जाता था। और आज महिला नेता, आज उन्हें पहले की अपेक्षा ज्यादा आसानी से स्वीकार किया जाता है, लेकिन उन्हें अभी भी पुरुषों की तुलना में अधिक संघर्ष करना पड़ सकता है और अक्सर लैंगिक पूर्वाग्रहों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये रियलिटी है कि उस टाइम पे जो रजिया सुल्तान थी वो इसी की वजह से जल्दी शासन से उनको हटा दिया गया, क्योंकि वहाँ के जो जनता थे वही नहीं चाहते थे कि कोई रानी शासन करे, तो इसलिए उनको हटा दिया गया। उस टाइम पे काफी ज्यादा उनको ये सारी चीजें झेलना पड़े। और लेकिन आज के टाइम पे उतना नहीं है, वो पहले की अपेक्षा काफी कम है, आसानी से स्वीकार किया जाता है, पर फिर भी पुरुषों की तुलना में अधिक उनको संघर्ष करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तान जंगलों को क्यों कटवा देना चाहते थे? क्या आज भी जंगल उन्हीं के कारण से काटे जा रहे हैं? तो सुल्तान द्वारा कटवाने के कारण खेती की जमीन बढ़ाना ताकि अधिक राजस्व मिल सके, गैरिसन नगरों की स्थापना के लिए, गैरिसन मतलब बताए थे सैनिकों के रहने का जगह, चोरों और डाकुओं जिनका जंगल आश्रय स्थल थे को हटाने के लिए। नेक्स्ट है आज जंगल काटने के कारण तो शहरीकरण, उद्योगों के लिए जमीन, खेती के लिए जमीन का विस्तार और लकड़ी प्राप्त करना। तो उस टाइम पे जो जंगल कटवाए जा रहे थे उसका कारण अलग था, और आज का जो जंगल काटने का कारण अलग है। बहुत कुछ मिलता जुलता भी है, जैसे खेती के लिए जमीन का विस्तार, उस टाइम पे भी खेती के लिए जमीन का विस्तार करना पड़ता था। साथ ही अभी के टाइम पे लकड़ी प्राप्त करने के लिए शहरीकरण हो रहा है, तो उसकी वजह से भी जंगल काटे जाते हैं। उस टाइम पे था चोरों और डाकुओं को हटाने के लिए, क्योंकि वो लोग वहीं पे रहते थे, बड़ा बड़ा जंगल होता था तो उनके बीच रहते थे। साथ ही उस टाइम पे गैरिसन जो कि सेनाओं के रहने के लिए, नगर की स्थापना के लिए, वो उस टाइम पे पेड़ कटवाए जाते थे। तो ये लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, बस इतना ही। और ये पूरा टॉपिक या फिर पूरा क्वेश्चन है थर्ड चैप्टर में, जिसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है यहाँ पे। तो आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम फोर्थ चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।